आइए, सबों को सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय बना रहे और इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास जो शब्द रचना के तहत आता है उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि समास है क्या। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तो भाई संक्षिप्तीकरण किसका संक्षिप्तीकरण? तो कहता जब दो या अब देखिए समास का तात्पर्य क्या है। संक्षिप्तीकरण से मतलब है, हमने यहाँ लिखा है संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण का तात्पर्य है संक्षिप्त करना। तो किनका संक्षिप्त करना? कहता छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, जब दो या दो से कोई अधिक शब्द होंगे और उसको मिलाने पर जो शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। हो सकता है वह शब्द बड़ा होगा और जैसे ही यह क्रिया होगी तदोपरांत वह शब्द छोटे हो जाते हैं। तो ऊपर से एक बार मैं पुनः स्पष्ट करूं, समास का तात्पर्य का मतलब यहाँ है अर्थ। संक्षिप्तीकरण है, इसका अर्थ है छोटा रूप। समास को हम लोग शब्दों का छोटा रूप भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया, किससे मिलकर? गौर करेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? नया अथवा छोटा। नया और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे, क्या होंगे? मिलेंगे तो बनेगा क्या? या तो नया शब्द बनेगा और वह जो शब्द बनेगा वह कैसे रूप में होगा? तो छोटा रूप में होगा, छोटे रूप में होगा। और ऐसे बने शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा की ओर हम लोग ध्यान दें तो आइए हम दूसरी परिभाषा या तथ्य पर गौर करते हैं। कहता समास वह क्रिया है। क्रिया मतलब समास ऐसा काम है या समास की ऐसी वह रचना है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में क्या करना है? क्या कहा जा रहा है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। जब वैसी क्रिया, हिंदी व्याकरण के तहत वैसी घटना, वैसी क्रिया जिसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग हो और अधिक से अधिक अर्थों को स्पष्ट, अधिक से अर्थ उससे स्पष्ट किया जाता है, तो उसे ही हम समास कहते हैं। और ऊपर हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि समास जो है, समास जब बनेगा तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण होगा, शब्दों का संक्षिप्त रूप होगा। जैसे हम लोग यहाँ गौर करेंगे, रसोई के लिए घर, एक हुआ रसोई के लिए घर। इसमें कितने आए? रसोई के लिए घर। और इसको हम बोल क्या सकते हैं? रसोई घर। अब रसोई घर कहने से तात्पर्य है वैसा घर, वैसा स्थान जहां पर भोजन पकाया जाता है। अब इतना न बोलकर रसोई के लिए जो घर है वहां पर जाइए और वहां से कुछ हमारे लिए चाय कॉफी ले आइए। आप ऐसा तो नहीं मम्मी को बोल सकते हो कि मम्मी रसोई के लिए जो घर बना है वहाँ पर आओ, जाओ मेरे लिए 2 चपाती, कुछ ब्रेड, कुछ पकौड़े ले आओ। हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? माँ रसोई घर जाइए, मेरे लिए कॉफ़ी लाइए। तो अब बहुत से ऐसे अनावश्यक शब्द का यहाँ क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और उनका संक्षिप्तीकरण आ जाता है रसोई घर। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र।
अब राजपुत्र कहने से ही स्पष्ट हो जा रहा है किसका भाई पुत्र, तो राजा का पुत्र। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो देखेंगे यहाँ जो का है यह क्या है, यहाँ कारक के प्रसर्ग। तो जब समास बनता है ना तो समास बनने के क्रम में विभक्तियाँ, बीच की विभक्तियाँ, शब्दों के बीच जो विभक्तियाँ लगती हैं वह क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। इसीलिए राजा का पुत्र कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ से का हट जाता है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आइए अभी हम लोग परिभाषा पढ़ें, आगे बढ़ें। अब एक परिभाषा में आपको, उन परिभाषा से मैं और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर आप गौर करेंगे, जिसे पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने अपने शब्दों में पिरोया है। इन्हें विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। वैसे ऊपर के किन्हीं तथ्यों को अगर आप लिख देंगे तो वह समास की परिभाषा हो जाएगी और वह बिल्कुल सही है। अब इनके परिभाषा पर हम लोग गौर करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों अर्थात पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों, जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध जो बताता है, बताने वाले जो शब्द होते हैं, अथवा वह क्या होता है, अथवा जो प्रत्यय का लोप होने पर, या तो शब्दों का संयोग बताने वाले शब्द अथवा प्रत्ययों के लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों में जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है। कहता है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संयोग, एक शब्द दो शब्द, इसका जब संयोग होगा तो नया शब्द एक बनेगा। कहता है स्वतंत्र शब्द बनता है और उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द समासिक क्रम द्वारा बनता है तो वह समासिक शब्द कहलाता है, और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध, इन शब्दों का संबंध इनसे है और इन शब्दों का संबंध इनसे है, जो यह बताता है वह समासिक शब्द कहलाते हैं। और जब योग होता है और उससे जब नए स्वतंत्र शब्द बनते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे एक बार आप अगर स्पष्ट हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप पुनः और बेहतर ढंग से इसको समझें। जब दो या अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध, जब दो या शब्दों का परस्पर संबंध, रसोई का घर, वहाँ जो संबंध बताने वाला शब्द होता है, दो शब्दों के बीच का जो संबंध बताता है उसको हम समासिक शब्द कहते हैं। और संबंध बताने वाले शब्द को, दो शब्दों या पदों के बीच के संबंध बताने वाले शब्द को समासिक शब्द, और वह जब समासिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया स्वतंत्र शब्द पैदा करता है, बनाता है, तो उसे हम समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। धन्यवाद। चलिए थोड़ी से हम लोग इसमें आगे बढ़ें। कहता है अब समासिक शब्द क्या है, इन पर थोड़ा सा गौर करें। समास के नियमों से निर्मित शब्द, समास के नियमों के आधार पर जो बने हुए शब्द हैं, निर्मित, समास के नियमों से निर्मित अर्थात बने हुए, निर्मित अर्थात बने शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समासिक शब्द और समस्त पद दोनों एक ही है। समासिक शब्द को हम समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी प्रसर्ग
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की। ये जो कारक के बाद जो चिन्ह लगे हैं उसे हम परसर्ग बोलते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समास बनने के बाद, समास जब बन जाती है, दो शब्द जब आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस नया शब्द से परसर्ग का लोप हो जाता है, वह हट जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे राजपुत्र, अब इसके लिए पहले यह शब्द कैसा होगा, राजा, ऊपर जिसकी चर्चा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बराबर क्या हो गया, राजपुत्र। तो यहाँ राज आ गया और पुत्र आ गया, अब का हट गया तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया। उन्हीं चिन्ह को, इन्हीं बातों को यहाँ बताया गया कि समासिक पद के बाद जब समास बनते हैं तो उससे परसर्ग जो शब्दों के बीच होते हैं उनका लोप हो जाता है। अब दूसरा चीज आता है इनके, इसके अंतर्गत समास विग्रह। विग्रह क्या है भाई, हिंदी के तहत समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट कराना समास विग्रह है। विग्रह करने का जो काम करता है वह समासिक शब्दों के बीच, समासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट कराना। जो शब्द हैं और वो शब्द एक दूसरे से उनका क्या संबंध है, इनको जो स्पष्ट कराता है वही समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, और जब समासिक शब्दों का आपस में संयोग होता है और जब वह विग्रह हो जाता है तो यहाँ से भी समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, पश्चात समासिक शब्दों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो राज जोर पुत्र, राज पुत्र, यहां से का क्या हो गया, लोप हो गया। अब इसमें समझना होगा कि समास को समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि समास में आएगा कि पूर्व पद, उत्तर पद। तो इन पर हम लोग चर्चा करें थोड़ा सा कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। समास में दो पद होते हैं, अर्थात दो शब्द होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा जल, इसमें दो शब्द हैं, एक है गंगा और दूसरा है जल। गंगा जो है यह क्या है, पूर्व पद है, और जल जो है वह क्या है, उत्तर पद है। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि वैसे समासिक शब्द में दो पद होते हैं, दो शब्दों या दो पदों से ही समास बनता है। इनके मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं, और उसके बीच के संबंध को बताने वालों को समासिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर समास में जब दो पद होंगे तो दो पद, पूर्व पद किसको कहेंगे, बार बार चर्चा आएगी। जब हम आप लोग समास के भेद को पढ़ेंगे तो आएगा अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। तो पूर्व पद किसे कहेंगे, इस चीज़ों को यहाँ समझना है कि पूर्व पद का अर्थ समासिक शब्द के अंतर्गत शब्द में आने वाले पहले भाग। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। आशा है कि आपने समझा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप चलिए काइंड्स ऑफ भेद, समास के कितने प्रकार हैं। हम लोग पढ़ते आए समास के मुख्यतः 6 प्रकार हैं, जिसको क्रमशः हम लोग अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका इंग्लिश में भी नाम दिया गया है। आप लोग इसे देख लेंगे ताकि आपको जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा कि हिंदी में हमने समास ये पढ़ा और यहाँ पर इसको ये कहा जाता है, थोड़ा सा स्पष्ट होगी। शेष इसकी बृहद चर्चा
जो वीडियो है उसमें की गई है वो संपूर्ण उसकी रूपरेखा जैसे ही प्रारंभ पूर्ण होती है वो आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी आप लोग इन तथ्यों से समझने का प्रयास करें। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अब इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब जब आप आगे बढ़ेंगे आधुनिक व्याकरण की ओर, सभी लोग सभी चीज़ों की ओर अग्रसित हो रहे हैं, नवीन चीज़ों की ओर, तो आप देखेंगे कि इन समास के 6 भेद को मुख्यतः 4 भेदों में वर्गीकृत किया गया और एक भेद के तहत 2 समास को पिरो दिया गया, उसका अंग बना दिया गया। अत्यधिक समानता होने के कारण वे उनके भाग हो गए। तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद हैं। आपकी थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी के लिए मैंने यहाँ डाला है। प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद हैं। एक है संयोग मूलक समास, दूसरा है आश्रय मूलक समास और तीसरा है वर्ण मूलक समास। इसकी बृहद व्याख्या अगले भाग में होगी कि संयोग मूलक समास क्या है, आश्रय मूलक समास क्या है और वर्ण मूलक समास क्या है। अभी हम लोग भेद पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा भेद को समझ लें, तदोपरांत इन सबों की संपूर्ण व्याख्या अगले पाठ में हम लोग करेंगे, उसे हम आप तक उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। ये किसके आधार पर थी? हम लोग देखें कि ये प्रयोग की दृष्टि के आधार पर। वैसे समास के भेद कितने? 6। और आधुनिक व्याकरण में आप देखेंगे कि समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद हैं, संयोग मूलक, आश्रय मूलक, वर्ण मूलक समास। अब कहता है थोड़ी सी चर्चा करें पदों की प्रधानता पर अधिक। पदों के प्रधानता, जो पद हैं, शब्द की अपनी अपनी प्रधानता है पदों की, तो उस पदों के आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। पूर्व पद जिसकी प्रधान होगी, आप यहाँ इससे यह भी समझ लेंगे कि समास को हम लोग कैसे समझें। कहता है जिस पद में पूर्व पद प्रधान हो, मुख्य बनकर आए, वह कौन सा समास होगा? कहता है अव्ययी भाव समास होगा। तो आप जब पढ़ेंगे तो संस्कृत में बोला जाता है, इनकी परिभाषा है पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी चर्चा होगी। दूसरा लिखा है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारः द्विगु। वहां अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी जब हम 6 में पढ़ेंगे। वैसे द्विगु तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय और द्विगु को क्या कर दिया गया है? पिरो दिया गया है। यानी तत्पुरुष समास का इसी का कौन है? यह अंग है क और यह अंग है ख। नवीन व्याकरण के आधार पर समास के मुख्य 4 भागों में से समास के 6 भेदों को इस प्रकार रखा गया। पहला तो अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव किसे कहेंगे? कहता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अर्थात हिंदी में हम लोग बोलेंगे जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव। दूसरा कहता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद जिसका प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद अर्थात बाद वाला, किसी पद का जो बाद वाला अंग प्रधान हो, अगर प्रमुख हो, तो वह कौन सा समास कहलाएगा? कहता भाई तत्पुरुष कहलाएगा, कर्मधारय कहलाएगा अथवा द्विगु कहलाएगा। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु कौन कहलाएगा? कहा जिसका उत्तर पद प्रधान होगा, अर्थात जिसका बाद वाला पद प्रधान होगा। कहता दोनों पद प्रधान, द्वंद्व। कहता जिनके उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष, उत्तर पद जिसके प्रधान है वह तत्पुरुष समास है। संस्कृत में परिभाषा दिया जाता है और हम लोग हिंदी में बोलेंगे जिस समास का बाद वाला पद प्रधान है वह उत्तर पद प्रधान है।
कहता है दिगु कौन है, दिगु कैसे, कर्मधारय क्या है। जब इसकी पूर्ण व्याख्या होगी तो आप स्पष्ट कर पाएंगे। वैसे दिगु जब आप पढ़ेंगे, जब उसको डिफाइन किया जाएगा तो आप देखेंगे वहाँ पर होगा संख्या पूर्वो दिगु। जिस समास, जो समास का प्रारंभ या विशेष शब्द जिससे संख्यावाची शब्दों से प्रारंभ हो उसे हम दिगु समास कहते हैं। और कर्मधारय में विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग होता है। हम आगे देखेंगे। अभी आप देखें कि 4 मुख्य भागों में किस प्रकार समास को वर्गीकृत किया गया। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु में होता है। और दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जिसमें प्रधान है वह द्वंद्व समास है। और दोनों पद अप्रधान जिसमें है, कहता दोनों पद जिसमें अप्रधान हो, कहता दोनों जिसमें हम भी पावरफुल तुम भी पावरफुल, तो कौन, द्वंद्व। और सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं झगड़ा या मलयुद्ध। किसमें मलयुद्ध किसमें होता है, 2 बराबर व्यक्तियों में, 2 बराबर शक्तियों के बीच। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं, दोनों की प्रधानता है, अतः इसका नाम द्वंद्व समास रखा गया। कहता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं हो और कोई तीसरा अर्थ दे तो वह क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो आप यहाँ गौर करेंगे, अव्ययी भाव समास 1, तत्पुरुष 2, कर्मधारय 3, दिगु 4, द्वंद्व 5 और बहुब्रीहि 6। इस प्रकार समास के मुख्यतः 6 भेद हैं, जिसे आधुनिक व्याकरण ने 4 भागों में रखा है। इन चारों की बृहद चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसका एक ग्राफ है, आप उसे समझें। थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी के लिए मैंने आपको डाला है। आप यहाँ गौर करेंगे तो पाएंगे कि समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। अव्ययी भाव स्वतंत्र है। तत्पुरुष में देखिए 2 आ गया, यहाँ पर कर्मधारय और दिगु। इसके अंतर्गत और चीज आते हैं, उपपद, न्याय, प्रादि, अलुक, मध्यम पदलोपी, मयूर, व्यंस, कादि, ये सब इनके भेद हैं तत्पुरुष समास के 6 कारकों में। अब है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आप चले जाएंगे, आप चलिए तो देखेंगे समानाधिकरण है, व्याधिकरण है, तुल्य योग है, व्यतिहार है। और द्वंद्व में आएंगे तो इतरेतर है, समाहार है, वैकल्पिक है। ये जब आप +2 के एभव जाएंगे तो वहाँ पर इनकी चर्चा होगी, आपकी चर्चा भी होगी। आपके लिए प्रमुख चीज़ें जो हैं वो हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, दिगु और ये 6। इन 6 पर ही चर्चा, इन 6 का ही अभ्यास हमें अपने पाठ्य पुस्तक के तहत करनी है। वैसे विशेष जानकारी के लिए इन सभी तथ्यों को रखे हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण जब कक्षा होगी तो जब हम लोग आमने सामने होंगे तो अगर अतिरिक्त समय बचेगा इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। वैसे वीडियो में सभी चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप अतिरिक्त समय उसे देखकर और स्पष्ट हो जाएं। आशा है कि आज आप समास की परिभाषा, समास के भेद, समासिक शब्द, पद किसे कहते हैं और पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, समास के मुख्य 6 भेद हैं और समास को 4 भागों में कैसे बांटा गया, 4 भागों के तहत उनका रूपांतरण कैसे है, इन सब चीज़ों की चर्चा आज हमने आपके सामने की है, रखी है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें ताकि और बेहतर ढंग से हम दूसरे पार्ट में आपको स्पष्ट कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, धन्यवाद।